नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक ब्लड है। हम ब्लड के बारे में आज बात करेंगे कि ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ब्लड किसे कहते हैं, तो ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं और आर्गन से बॉडी बनती है। तो इसमें जो टिश्यू सेल्स से जो टिश्यू बनते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। इन 4 टिश्यू में ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा हमेशा संचरित रहता है, घूमता रहता है। तो सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था 1628 में कि ब्लड शरीर के अंदर एक क्लोज्ड वेसल के थ्रू हमेशा कंटिन्यूअस सर्कुलेट होता रहता है, जिससे आदमी के जीवन मेंटेन रहता है, लाइफ मेंटेन रहता है। यानी विलियम हार्वे ने सबसे पहले 1628 में बताया कि ब्लड जब तक हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तब तक के लाइफ है। मेन उन्होंने बताया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे ने 1628 में बताया था। उसके बाद बहुत सारी रिसर्चेज हुई और अंत में कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में अपने लोगों को जानकारी हुई। तो ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। उसके एक पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे पार्ट को ब्लड सेल्स या ब्लड पार्टिकल्स कहते हैं। प्लाज्मा उसके लिक्विड वाले पार्ट को कहते हैं और सेल्स जो है उसके अंदर कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। तो रक्त कणिकाएं जिसमें कण होते हैं और दूसरा फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और रिमेनिंग 45% ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। इसमें वाटर का परसेंटेज 90 से 92% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन में एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, फिब्रिनोजन होगा। न्यूट्रिएंट्स भी रहता है प्लाज्मा में, हार्मोन्स भी रहता है, गैसेज एंड वेस्ट भी इसके अंदर रहता है। ब्लड का जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं या ब्लड सेल कहते हैं, यह ब्लड सेल 3 प्रकार का होता है। एक को हम रेड ब्लड सेल कहेंगे, दूसरे को वाइट ब्लड सेल कहेंगे और तीसरे को प्लेटलेट कहेंगे। रेड ब्लड सेल को हम आरबीसी भी बोलेंगे और इसका टेक्निकल नाम है इराइथ्रोसाइट्स। ए रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है। यह हेमोग्लोबिन 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर मेन में पाया जाता है और 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर वोमेन में पाया जाता है। इसका ये स्टैंडर्ड है हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जो रेड ब्लड सेल की संख्या है एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर वो 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। रेड
ब्लड सेल की जो लाइफ होती है 120 डेज है। 120 डेज में रेड ब्लड सेल डेड हो जाते हैं। और इन रेड ब्लड सेल का फंक्शन है कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाते हैं और डिफरेंट पार्ट से CO2 को लेकर के लंग्स में छोड़ते हैं। यानी RBC का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 है। RBC का जो कलर हमारा होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ है तो उस RBC का कलर ब्राइट रेड होगा। अगर डीऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ऐसा हेमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसका डार्क रेड कलर होगा। अब यह है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर या 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर मेन एंड वुमेन में। अगर रेंज से बाहर हो जाए तो क्या होगा? अगर इसकी संख्या कम हो जाए, इसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो एनीमिया डिजीज़ बॉडी के अंदर हो जाता है। अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा स्टैंडर्ड रेंज से, नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। और अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उस डिजीज़ को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड के दो पार्ट, एक प्लाज्मा, दूसरा कणिकाएं या सेल्स में RBC रेड ब्लड सेल, जिसको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हमारे ब्लड में जो दूसरा सेल आता है जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल या WBC, या इसका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट्स। एक क्या होता है? एक कंटेन वाइट ब्लड सेल। एक नॉर्मल रेंज जो ह्यूमन में है वो 4000 से 11000 पर mm³ या पर ml ब्लड में इस 4000 से 11000 हमारा वाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए। ये हमारा नॉर्मल रेंज है। जिस तरह रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है RBC के पास, उस प्रकार से WBC में नहीं है। WBC में न्यूक्लियस होता है। तीसरा, इसका लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि WBC 5 प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के हर एक का लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। जो 5 प्रकार हैं उसमें मेन न्यूट्रोफिल्स है, दूसरा लिम्फोसाइट्स है, तीसरा मोनोसाइट्स है, चौथा इस्नोफिल्स है और पांचवा वेसोफिल्स है। जो 5 प्रकार के WBC वाइट ब्लड सेल हैं, इन सब की लाइफ साइकिल अलग अलग है। जैसे न्यूट्रोफिल्स की लाइफ 6 घंटे से लेकर के 2 दिन तक है। लिम्फोसाइट्स की लाइफ 7 दिन से लेकर के 365 दिन तक होती है। मोनोसाइट्स की लाइफ साइकिल 1 से 3 दिन होती है। इस्नोफिल्स की लाइफ 8 to 12 डेज होती है और वैसोफिल्स की लाइफ फ्यू डेज, कुछ दिन होती है। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? जिस तरह रेड ब्लड सेल का फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना या अपने साथ हार्मोन्स वगैरह ले आना, उसी प्रकार से WBC वाइट ब्लड सेल का फंक्शन है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ हो जाती है तो उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए WBC हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। ये इनका फंक्शन है। लेकिन नॉर्मल रेंज जो इसका दिया हुआ है 4000 to 11000 पर mm³ या पर ml ब्लड में इतना होना चाहिए।
अगर ये डिसऑर्डर हो गया, कम हो गया या इसका ज़्यादा हो गया तो इसके कारण इंडिकेट करता है कि WBC के द्वारा कैंसर हो गया है। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड जनरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। अगर वाइट ब्लड सेल अनकंट्रोल हो जाता है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। और अगर हमारा WBC डिसऑर्डर हो जाता है तो दैट इज़ द कैंसर। जो तीसरा सेल है उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, जिसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स में जिस प्रकार RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, उसी तरह प्लेटलेट्स में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी जहाँ तक संख्या की बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो ह्यूमन में इसका नॉर्मल रेंज है 1.5 to 4 lakhs पर mm³ या पर ml ब्लड। 1 ml ब्लड में 1.5 to 4 lakhs इनकी संख्या होती है। जहाँ तक लाइफ साइकिल की बात है तो प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल 5 to 10 days होती है। इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर शरीर में कहीं लग जाता है तो ब्लड को रोकने के लिए, इसको क्लॉट बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। या प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के बॉडी में कट जाने के बाद उसके रिसाव को रोकने के लिए ये हेल्प करता है। अब डिसऑर्डर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेमोफीलिया। अगर हमारे यहाँ अगर ब्लड में इनकी संख्या ज़्यादा या कम हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उसको हेमोफीलिया बोलते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हमारे हो गए कि ब्लड में दो हैं, प्लाज्मा और दूसरा सेल्स। प्लाज्मा के बारे में और सेल्स के बारे में मैं जान लिया। अब हम देखेंगे कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्या काम करता है। तो ब्लड का जो मेन काम है वो ट्रांसपोर्ट का है। क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, ऑक्सीजन को करता है, हार्मोन्स करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, एंड हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा ब्लड का काम है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन या डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ने का काम हमारा ब्लड करता है। तीसरा फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू फिब्रियोजिन नामक प्रोटीन इस ब्लड में होने की वजह से ही ब्लड का जो काम है वो क्लॉटिंग का है। अगर शरीर में कहीं घाव लग जाए तो ब्लड को क्लॉट करने, ब्लड को रोकने के लिए ये हमारा ब्लड भी उसका एक फंक्शन है। और फोर्थ जो ब्लड का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी, यानी शरीर को रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करने के लिए? शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के pH को मेंटेन करने के लिए, और शरीर के अंदर वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ब्लड का मेन फंक्शन है। ब्लड फंक्शन के बाद हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। तो ब्लड हैज़ 4 ग्रुप्स। ब्लड में 4 ग्रुप होते हैं। एक को A ग्रुप, B ग्रुप, तीसरे को AB ग्रुप और चौथे को O ग्रुप बोलते हैं। ब्लड ग्रुप, अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन A रहेगा और उसके प्लाज्मा में B एंटीबॉडी रहेगी। अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन B होगा और उसके प्लाज्मा में A एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें A और B दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप O है
तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसके प्लाज्मा में ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी होंगी। तो ए बी ग्रुप अगर है, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, वो हर एक ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। अब इसके बाद आता है आरएस फैक्टर। आरएस मीन हीसस फैक्टर। ये हीसस फैक्टर क्या है? ये 1940 में कार्ल लेसनर एंड एस वेनर ने 1940 में मंकी के ब्लड के रिसर्च के टाइम उन्होंने पाया कि एक रॉड शेप का एक फैक्टर भी आरबीसी के चारों तरफ रहता है। यानी रेड ब्लड सेल के सराउंडिंग एक रॉड शेप स्ट्रक्चर मिला, जिसको उन्होंने आरएस फैक्टर या रिहसस फैक्टर के नाम से जाना। ये दो प्रकार का होता है। अगर किसी रेड ब्लड सेल के सराउंडिंग रॉड शेप्ड दिखाई देता है तो आरएस पॉजिटिव है, मतलब आरएस फैक्टर उसका पॉजिटिव है। अगर किसी आरबीसी सेल के सराउंडिंग में रॉड शेप नहीं दिखाई देता तो उसे बोलेंगे कि आरएस नेगेटिव। आरएस पॉजिटिव, आरएस नेगेटिव, ये दो तरह के फैक्टर ब्लड में पाए जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।